पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेता या नेतृत्व के संदर्भ में और नेतृत्व का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि औपचारिक अध्यक्ष और नेता में क्या अंतर है और प्रभुत्व किसे कह सकते हैं, डोमिनेंस किसे कह सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेता के कार्य या फंक्शंस ऑफ लीडर्स। कवर पेज पर ही मैंने एक चित्र बनाया है और चित्र में देखा आप देख रहे हैं कि इसमें नेता की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। नेता में विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, उसके कुछ लक्ष्य होने चाहिए या गोल होने चाहिए, उसके प्रति उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस प्रकार की व्यूह रचना वो कर रहा है, टैक्टिक्स होनी चाहिए और एक्शन प्लान होना चाहिए। तो ये एक तरह से नेता के कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन नेता के कार्य क्या हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि नेता किस प्रकार से अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है किसी कार्य विशेष को करने के लिए। नेता के कार्य या फंक्शंस ऑफ लीडर। नेता अपने समूह के लिए भिन्न भिन्न तरह के कार्य करता है। किसी समूह विशेष में नेता के कितने कार्य होंगे यह मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि समूह के सामने मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन समस्याओं का समाधान नेता किस प्रकार से करना चाहता है। समूह का स्वरूप चाहे जैसा हो, नेता को कुछ खास कार्य निश्चित रूप से करने होते हैं। क्रैचफील्ड तथा वेलेची के अनुसार इस प्रकार के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। किन कार्यों को? उन कार्यों को जो नेता को करने होते हैं या नेता को करने चाहिए। उनमें से पहले कार्यों को उन्होंने कहा है प्रधान कार्य या प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरे कार्यों को कहा है सहायक कार्य या एक्सेसरी फंक्शंस। यहाँ पहले हम प्रधान कार्यों की चर्चा करेंगे कि नेता के प्रधान कार्य क्या क्या हैं। प्रधान कार्यों की चर्चा करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि प्रधान कार्यों से तात्पर्य क्या है। प्रधान कार्यों से तात्पर्य वैसे कार्यों से है जिन्हें करना नेता पद पर बने रहने के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जिन कार्यों को करना नेता पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है, इस तरह के कार्यों को प्रधान कार्य कहा जाता है। ये कार्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर कार्यकारिणी के रूप में नेता। कार्यकारिणी के रूप में नेता समूह के कार्यों का संचालन करता है, निर्देशन करता है और साथ ही समूह के सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करता है। किस व्यक्ति को किस तरह का कार्य करना है, ये नेता द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह समूह के किसी कार्य को स्वयं न करके कभी कभी इसका कार्यभार दूसरे सदस्यों पर भी सौंप देता है कि ये कार्य इस समय तक हो जाना चाहिए या इस कार्य को इस समय तक पूर्ण करके आप लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला कार्य है नेता का कार्यकारिणी के रूप में। दूसरा, योजना निर्माता के रूप में नेता। नेता समूह के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों एवं कार्यों की पूर्ण योजना तैयार करता है। योजनाओं के निर्माण में, योजनाओं को पूरा करने में किस किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है और योजना को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, इसके लिए नेता को योजना बनानी होती है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तम मार्ग एवं साधन क्या हो सकता है? जो समूह के लक्ष्य हैं उनके लिए किन मार्ग से चल कर के या किन साधनों के आधार पर उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, इसका निर्धारण भी नेता द्वारा किया जाता है। साथ ही ये संसाधन किस प्रकार से जुटाए जा सकते हैं, यह भी नेता को ही पता होता है। तो नेता का कार्य योजना निर्माता के रूप में देखने में आता है। साथ ही नीति निर्माता के रूप में भी नेता देखने में आता है। नेता समूह की नीतियों का निर्माता भी होता है,
समूह की जो नीतियाँ हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली प्रकार की नीतियाँ हैं वो आंतरिक नीतियाँ हैं और दूसरे प्रकार की नीतियों को बाह्य नीतियाँ कहा जा सकता है। नीतियाँ चाहे आंतरिक हो या बाह्य, ये मूलतः तीन प्रकार के स्रोतों से निकलती हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये जो नीतियाँ हैं इनका निर्धारण, चाहे वो आंतरिक नीतियाँ हो या बाह्य, इनको बनाने में तीन प्रकार से नेता लोग कार्य करते हैं। पहला तो है कि उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाए। जो समूह के उच्च स्तरीय नेता हैं वो आपस में मिलकर के ही किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करें। इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है कि सभी सदस्य मिलकर ठोस नीति का निर्धारण करें। सभी सदस्य मिलकर, समूह के जो भी सदस्य हैं वो आपस में मिलकर के बातचीत करें और बातचीत के आधार पर एक ठोस नीति बनाएं जिसमें सभी के सजेशंस भी हों, शामिल हों, और उन सभी सजेशंस के आधार पर किसी नीति का निर्माण किया जाए। और एक तीसरा प्रकार हो सकता है कि नीति निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता होने पर नेता स्वयं ही नीति का निर्धारण कर लेता है। वो ना तो अपने सदस्यों से बातचीत करता है और ना ही अपने साथ के अन्य नेताओं से किसी प्रकार का डिस्कशन करता है, और सभी नीतियों का निर्माण स्वयं ही कर लेता है। लेकिन ऐसा तभी कर सकता है जब उसे नीति निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता नेता को मिली हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषज्ञ के रूप में नेता। नेता को समूह की समस्याओं के बारे में तकनीकी ज्ञान होगा, ऐसा समूह के सभी सदस्यों का मानना होता है। नेता की शक्ति जितनी अधिक होगी, शक्ति का ध्रुवीकरण भी उतना ही अधिक होगा। इसको हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि नेता जितना एक्सपर्ट होगा अपने विषय में, उसके शक्तियाँ एक तरह से सेंट्रलाइज होंगी, केंद्रीकरण होगा, ध्रुवीकरण होगा उन शक्तियों का। तो ये मान करके चला जाता है कि नेता को क्या होना चाहिए, अपने जो भी उसके समूह के सदस्य हैं उनके विषय में उसे तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, जिससे कि सभी समस्याओं का वो समाधान समय पर प्रस्तुत कर सके। बाह्य समूह प्रतिनिधि के रूप में भी नेता को देखा जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि नेता अपने समूह का आधिकारिक प्रवक्ता या ऑफिशियल स्पोक्समैन होता है। सभी सूचनाओं का आधिकारिक आदान प्रदान नेता के द्वारा ही किया जाता है। समूह में जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का कितने प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इस तरह की सूचना देना है, या समूह के सदस्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ होंगी, इस विषय में कोई सूचना देना है। तो इस तरह की जो आधिकारिक सूचनाएं हैं, ये सभी सूचनाएं समूह के नेता के माध्यम से ही अन्य लोगों तक पहुंचती हैं। पंच तथा मध्यस्थ के रूप में नेता। इसका तात्पर्य है समूह के सदस्यों में आपसी मनमुटाव या झगड़े की स्थिति में नेता क्या करता है? नेता एक पंच का कार्य करता है। पंच का काम क्या होता है? समस्याओं का निराकरण करना या समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना या समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देना। तो अगर आपसी मनमुटाव की स्थिति है तो नेता उनमें समूह के सदस्यों के झगड़े को समाप्त कराने का कार्य करता है। एक पंच अथवा मध्यस्थ के रूप में नेता कार्य करके सुलह करा करके और समझौता कराने का कार्य करता है, यदि कोई झगड़े वाली स्थिति समूह के सदस्यों के बीच में उत्पन्न होती है तो। साथ ही पुरस्कार एवं दंड के प्रबंधक के रूप में भी नेता को देखा जाता है। इससे तात्पर्य है कि अनुकूल व्यवहार होने पर समूह के सदस्यों को पुरस्कृत किस प्रकार से करना है, ये कार्य नेता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य समूह प्रतिनिधि के रूप में नेता। नेता अपने समूह का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता होता है या ऑफिशियल स्पोक्समैन होता है। सभी सूचनाओं का आधिकारिक रूप से आदान प्रदान नेता के द्वारा ही किया जाता है। यदि समूह के लक्ष्य क्या हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग नेता करेगा, इस तरह की जानकारी अन्य लोगों को देना नेता का कार्य है। और नेता ही ऑफिशियल रूप से या आधिकारिक रूप से
इस प्रकार की सूचनाएं अन्य लोगों को दे सकता है। तो इस प्रकार की सूचनाओं का जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है वो भी नेता के द्वारा ही की जाती है। पंच तथा मध्यस्थ के रूप में नेता, समूह के सदस्यों में आपसी मनमुटाव या झगड़े की स्थिति में नेता एक पंच अथवा मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और साथ ही समूह के सदस्यों में सुलह कराकर समझौता कराने का कार्य भी करता है। तो इस रूप में एक पंच तथा मध्यस्थ के रूप में भी नेता का कार्य देखने में आता है। पुरस्कार एवं दंड के प्रबंधक के रूप में नेता, इससे तात्पर्य है कि अनुकूल व्यवहार होने पर समूह के किस सदस्य को पुरस्कृत करना है और प्रतिकूल व्यवहार होने पर समूह के किस सदस्य को दंडित करना है, ये कार्य नेता का ही होता है। तो इस रूप में व्यक्तियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करने का कार्य और दंडित करने का कार्य, ये दोनों ही कार्य नेता के द्वारा ही किए जाते हैं और ये सभी कार्य नेता के प्रधान कार्यों में ही शामिल हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो लीडरशिप का ये एक मैंने डायग्राम दिया है बीच में। इसमें आप देख रहे हैं कि नेता के यहाँ विज़न होना चाहिए, उसका मिशन होना चाहिए। विज़न और मिशन के साथ ही नेता में पावर भी होती है, उसका रोल भी होता है, मैनेजरियल रोल है, टीम वर्क है, उसके साथ में स्ट्रेटजी बनाना है, अथॉरिटी है। ये सभी जो कार्य हैं वो एक अच्छे नेता के माने जाते हैं। तो इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से नेता के कार्यों को भी आप भली प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद में सहायक कार्य हैं नेता के। सहायक कार्य क्या है? सहायक कार्यों का स्वरूप ऐसा होता है कि यदि नेता उन्हें नहीं भी करता है तो भी उसे नेता पद से कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता। प्रधान कार्य न करने पर, लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर नेता को उसके पद से हटाने का कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन ये कार्य इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए यदि इस तरह के कार्य नेता नहीं भी करता है तो उसे जनरली पद से हटाने की बात या मांग समूह के सदस्यों के द्वारा नहीं की जाती है। इनमें पहला है आदर्श के रूप में नेता। यद्यपि नेता को समूह के सदस्यों के लिए एक आदर्श या मॉडल के रूप में कार्य करना होता है और इसी रूप में नेता से कार्य की अपेक्षा भी की जाती है, चाहे नेता राजनीतिक हो या धार्मिक हो। दूसरा, सिद्धांतवादी के रूप में नेता। नेता समूह के सिद्धांतों, मूल्यों, मानकों के अनुरूप व्यवहार करके एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में समूह के सदस्यों के सामने पेश आता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो नेता को समूह के जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। जो समूह के मूल्य हैं, मानक मीन्स नियम, जो भी नियम हैं उन सभी के अनुरूप नेता व्यवहार करेगा, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। समूह के प्रतीक के रूप में नेता। नेता की कार्यशैली के आधार पर समूह सदस्यों की पहचान बनती है। तो नेता के क्रियाकलापों को देख करके या नेता के कार्यों को देख करके अन्य लोग इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इनके समूह के क्रियाकलाप क्या होंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि कांग्रेस की अगर शैली को देखा जाए तो उनके जो दिग्गज नेता रहे हैं, चाहे वो नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, उनके कार्यों के आधार पर उस समूह की अपनी एक अलग पहचान है। और जब भी कांग्रेस की बात होती है तो इन नेताओं का नाम यहाँ विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अपने समूह के कार्यों के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। अगला कार्य है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए स्थानापन्न के रूप में नेता। नेतृत्व करते हुए बहुत सारी संकटकालीन परिस्थितियां इस तरह की होती हैं जिनमें कि नेता को आपात निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह के जब आपात निर्णय लेता है नेता तो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो जब नेता कोई भी आपात निर्णय लेता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही नेता के कंधों पर होती है।
नेता सदस्यों को जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है और उस आपात निर्णय के आधार पर आगे जो भी परिस्थिति क्रिएट होती है, निर्मित होती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नेता अपने कंधों पर लेता है और वो ये स्वीकार करता है कि उसी की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। पिता तुल्य के रूप में नेता, इससे तात्पर्य है कि संवेगात्मक भूमिका के ख्याल से जो स्थान पिता का अपने परिवार में होता है वही सामान्यतः नेता का अपने समूह में होता है, अन्यथा उसे प्रभावकारी नेता नहीं समझा जाता है। जैसे एक पिता अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुख दुख का ख्याल रखता है, नेता से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो उस समूह के, जिस समूह का वो नेता है, सभी सदस्यों के सुख दुख का ख्याल रखेगा और इसी आधार पर नेता को पिता तुल्य माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बलि के बकरा के रूप में नेता। बलि के बकरा के रूप में नेता से तात्पर्य है कि लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर सदस्यों का सारा आक्रोश नेता के प्रति होता है। इसका कारण यह है कि नेता की बनाई हुई नीतियों के आधार पर ही समूह के सदस्य कार्य कर रहे होते हैं। तो समूह के सदस्यों के कार्य करने पर यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और नेता की नीतियों के आधार पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो समूह के सदस्यों में जो भी आक्रोश होता है वो सभी किसके प्रति होता है? नेता के प्रति होता है। कभी कभी ये आक्रोश इतना अधिक भी होता है कि नेता को या तो अपने पद से हटना पड़ता है और हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। यदि नेता ने कोई गलत निर्णय लिया है तो उस गलत निर्णय के आधार पर आक्रोशित उसके अनुयायी उसे हिंसा का शिकार भी बना सकते हैं और उसे पद से भी हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस आधार पर नेता को बलि के बकरा के रूप में माना गया है। तो ये कुछ नेता के प्रमुख कार्य और सहायक कार्य थे जो नेता के कार्यों की श्रेणी में आते हैं। इन सभी कार्यों का निर्वहन एक नेता को अपने समूह का नेता बने रहते हुए करना होता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।